अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैगी से होंगे। इस वीडियो में हम वीक 8 के लेक्चर्स 1 एंड 2 इकट्ठे ही करेंगे। थोड़ा सा रिकॉर्ड कीपिंग में मुझे आसानी हो जाएगी। और इस लेक्चर से पहले आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने जो ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया था ऑन DTFS वो ज़रूर देख लिया होगा। अगर DTFS पे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देन इट्स ओके, फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी उम्मीद है कि ऐसी कोई नई बात नहीं होगी जो आप लोगों ने पहले ना देखी हो। अच्छा जी, अब यहाँ से ऑनवर्ड चलते हैं कि DTFS हमें बिल्कुल क्लियर है कि DTFS क्या है। हम C ऑफ केज निकाल सकते हैं और हम C ऑफ के को वर्सेस ओमेगा के प्लॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं और एक एग्ज़ाम्पल अब हम करते हैं जिसमें हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। पीरियोडिक सिग्नल कुछ इस तरह का है कि हमारे पास कुछ इसमें ज़ीरो से लेकर एल माइनस वन तक इसमें नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ज़ीरो कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। जो आखिरी ज़ीरो कंपोनेंट है दैट इज़ एट एन माइनस वन। उसके बाद फिर एल वंस हैं और फिर इसमें कुछ ज़ीरोज़ हैं एंड सो ऑन। ये इसी तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। तो इस इस सिग्नल का हमारे पास जो टाइम पीरियड है ओवरऑल दैट इज़ एन, ठीक है। और आपको देख के पता चल रहा है कि इसमें एल नंबर ऑफ वंस हैं और इसमें एन माइनस एल ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो ये एक पीरियड जो है ना इस सिग्नल का वो इस तरह से बनता है। अच्छा जी, इसके इस सिग्नल के ऊपर हम लोगों ने अप्लाई करना DTFS और DTFS कोफिशिएंट्स निकालने हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है दैट इज़ डिफाइंड एज दिस e टू पावर माइनस j 2 पाई बाय कैपिटल N K और N। अच्छा, अब थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम L माइनस वन के बियॉन्ड देखें तो यहाँ पे तो सारे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो उनको तो हमें इस फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस समेशन की रेंज हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब n माइनस वन की जगह मैंने l माइनस वन लिख दिया, ठीक है। पीरियड इज टेल n, लेकिन अब हम l माइनस वन तक जा सकते हैं। और अगर आप x ऑफ n को भी इरेज कर दें तो दैट इज़ परफेक्टली ओके बिकॉज x ऑफ n इज़ वन फॉर ऑल दीज सैम्पल्स। और यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की टर्म इस तरह से रह जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करना है सी के की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। तो जिस वक्त के की वैल्यू ज़ीरो यानी कि सी ऑफ ज़ीरो हमने फाइंड करना है, तो बेसिकली के की जगह पे ज़ीरो प्लग इन हो जाएगा, e टू पावर ज़ीरो समथिंग लाइक दिस। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो वन बेसिकली एड अप हो रहा है एल टाइम्स, ठीक है। यानी कि ज़ीरो से लेकर हम एल माइनस वन तक जा रहे हैं। समीशन की रेंज को देखें और हम हमारे पास जो एडिंग कंपोनेंट है दैट इज़ वन। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा, मतलब इसका रिजल्ट हमारे पास एल आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दैट वुड बी एल अपॉन एन। अच्छा जी, और सी ऑफ के सच दैट के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास क्या आएगा? इस तरह से लिखेंगे। इसके ऊपर हम लगा सकते हैं फॉर्मूला और इसको लिख सकते हैं टोटल एल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है।
अच्छा जी, अब अगला काम ये करना है, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स है ना, इनको स्प्लिट करना है दो हिस्सों में, ठीक है। मतलब अब जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने लगी हूँ वो ये फॉर्मूला है कि e रेज़ टू पावर x को हम लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर x/2 और e रेज़ टू पावर x/2, ठीक है। इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो मेरे पास ये जो ऊपर वाला मैथमेटिकल फॉर्मूला या एक्सप्रेशन है, ये लिखी जाएगी इस तरह से। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे। टू की टर्म कैंसिल आउट हो गई और इसे अगला स्टेप ये होगा कि ये जो मतलब वन ऑफ द टर्म्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको हम लोगों ने रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखना है। तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इससे अगले स्टेप में लेना है सॉरी नॉट रेसिप्रोकल, एलसीएम। नहीं, अब माइनस नहीं आएगा, जे पाई के अपॉन एन एल। अच्छा, डिनोमिनेटर में यू कैन फिगर आउट कि हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर की चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने करना यूँ है कि जिस तरह से ये न्यूमरेटर मैंने लिखा हुआ है, आप भी इसी तरह से डिनोमिनेटर की टर्म लिखोगे। और ये वाला जो ये वाली जो दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म और एक इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी टर्म आएगी, उन दोनों को मिलाकर हम इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वो टर्म क्या आएगी जिस वक्त आप इसको लिखोगे या क्या आनी चाहिए, ठीक है। जब आप एक्सपोनेंशियल टर्म, तो ये जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आएगा, उन दोनों कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल टर्म्स को जब आप मिलाओगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशन है सच दैट दिस वन, इसके साथ आपने ये करना है बोथ इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर कि 2j को मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। जो डिवीजन वाला 2j है वो इसको साइन की टर्म बना देगा, ठीक है, इस टर्म को भी, और जो इस तरह की टर्म डिनोमिनेटर में अपीयर हो रही है उसको भी। जो लेफ्ट ओवर 2j की टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास ओवरऑल जो एक्सपोनेंशियल टर्म, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ जो टर्म आएगी दैट वुड बी साइन बाय के बाय एन इंटू एल। अच्छा, अब वैसे तो मेरा ख्याल है कि ये जो टर्म है ना, ये इतना मुश्किल नहीं है इसको, इसका कंप्यूट किए जाना। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल किस तरह से आया है या फिर ये अगर इसमें कोई मुश्किल हो तो प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सी ऑफ
केस यानी कि DTFS कोफिशिएंट्स आए हैं ना, इसको अगर हम थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करें तो बेसिकली हुआ यूँ है कि ये जो मैं रेड से बॉक्स करने लगी हूँ, ये बेसिकली हमारे पास मतलब फेज़ की टर्म है। मतलब ये बेसिकली हमारे पास पोलर फॉर्म या फेज़र फॉर्म एक्सप्रेस्ड है, ठीक है? ये यहाँ बस फेज़ की टर्म है और ये जो साइन की टर्म है इंक्लूडिंग 1/n, ठीक है? इस तरह से कर लेते हैं। 1/n मल्टीप्लाई बाय ये साइन की टर्म, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने यहाँ पर करना यूँ है कि इस वीडियो को ज़रा पॉज़ करके एक मैटलैब का कोड मैंने अपलोड किया होगा टीम्स पे, ठीक है? मैं आपको वो व्हाट्सएप पे भी इंशाल्लाह भेज दूँगी। उस कोड को आपने चलाना है, ठीक है? इस वीडियो को यहाँ पे पॉज़ करके आपने उस कोड को चलाना है और वहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा होगा कि सबसे पहले आपको नज़र आएगा, वहाँ पे लिखा होगा कि a इज़ इक्वल टू 1, ठीक है? फिर वहाँ पे l और n डिफाइंड होंगे। l और n तो आपको पता है कि क्या है। l और n आपके पास मतलब ये वाली जो इस डायग्राम में हम लोगों ने डिस्कस किया था शुरू में कि l क्या चीज़ है और n क्या चीज़ है। अच्छा, उसके बाद l और n की डेफिनेशन के बाद आपके पास ना ये वाली टर्म वहाँ पे डिफाइन होगी। वो मैंने अपनी आसानी के लिए इस चीज़ को न्यूमरेटर लिखा हुआ है और इस चीज़ को डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। तो नम बाय डेन हम करें तो वहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। अच्छा, और फिर ये तो सी ऑफ के है ना, ठीक है? इस सी ऑफ के को प्लॉट किया हुआ है वर्सेस ओमेगा के। अच्छा, अब आपने सबसे पहले तो ए की वैल्यू को 1 रख के प्लॉट करना है और फिर आपने देखना है कि आपके पास प्लॉट कैसा आता है। मैं थोड़ा-सा अपनी आसानी के लिए यहाँ पर बनाती हूँ कि अ, यहाँ पे क्या आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जिसको आप नोट करोगे वो ये होगी कि चूँकि हमारे पास ये जो सी ऑफ के हम बना रहे हैं ना, ये बेसिकली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने ये चीज़ पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ी थी या एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर में कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं ना, दे ऑलवेज़ लाई इन अ प्रिंसिपल रेंज, ठीक है? दैट प्रिंसिपल रेंज इज़ -π टू π, ठीक है? हम अपनी आसानी के लिए इसको 0 से 2π भी कर सकते हैं या -π से π भी कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके बियॉन्ड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं दे डोंट एग्ज़िस्ट या मतलब अगर हम एग्ज़िस्टेंस की बात करते हैं तो वो बेसिकली रिपीटेड या रेप्लिकेटेड फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। अच्छा, तो इसलिए जो प्लॉट है ना सिग्नल का, जब आप सी ओ के को वर्सेस ओमेगा के प्लॉट करोगे तो वो आपको 0 से लेकर 2 पाई तक मिलेगा। वहाँ पे है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं 6 पॉइंट समथिंग तक हमें आखिरी कंपोनेंट मिल रहा है। अच्छा, और वो उसका जो एनवेलप है ना, वो मुझे इतना अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन वो कुछ परहैप्स वो इस तरह का है। ठीक है, आपको देख के पता लग जाएगा कि वो कुछ इस तरह की उसकी शक्ल सूरत बन रही है। अच्छा, अब आपने उसके बाद ये करना है कि ए की वैल्यू को 2 करना है। 2 करने से होगा यूँ कि वैसे तो आपको उम्मीद है देख के पता भी चल जाएगा, लेकिन वो जो वो जो ए है ना, वो डायरेक्टली इन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को बढ़ा देगा। तो आपका बेसिकली क्या होगा कि ये पीरियड इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? एन की वैल्यू यानी कि इंक्रीज़ हो जाएगी सच दैट कि वन्स इतने ही रहेंगे, लेकिन जो ज़ीरोज़ है ना आपको आगे वो बढ़ जाएँगे। तो ओवरऑल एन या पीरियड इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, जब आप ए को बढ़ाओगे और मतलब इस तरह से एल सेम रहेगा, ठीक है? लेकिन एन बढ़ेगा तो आपको प्लॉट करने से पता चलेगा कि बेसिकली सिग्नल की या सीओके की शक्ल और सूरत यही रहेगी, लेकिन मज़ीद इसमें जो है ना फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स वो हो जाएंगे शामिल, थोड़ा डेंस हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने ए को 2 किया, उसके बाद आप ए को 10 करना, ठीक है? और उस ए को 10 से करने से ज़ाहिर सी बात है यही होगा कि एल की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन आपके पास एन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और एन इंक्रीज़ होने से जब हम इस प्लॉट को देखेंगे तो ये बेसिकली इट विल बिकम मोर डेंस, ठीक है? तो हो ये रहा है कि हमारे पास जैसे-जैसे इस सिग्नल की शक्ल बदल रही है,
सिग्नल की शक्ल बदलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एन हमारे पास इंक्रीज हो रहा है या इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, हम कर ये रहे हैं ना कि बेसिकली ये हमारे पास एक टाइम पीरियड मतलब सिग्नल का यहाँ से यहाँ तक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट नॉन जीरो सैंपल्स हैं उनको हम दूर दूर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको भी हम लोग दूर कर रहे हैं, ठीक है। जीरोस यहाँ पे बढ़ गए, यहाँ पे भी बढ़ गए। अच्छा, तो जैसे जैसे हम एन को इन्फिनिटी कर रहे हैं और सिग्नल बेसिकली ए पीरियोडिसिटी की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जो सी ऑफ के है ना, या जो हमारा फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो डेंस होता जा रहा है। और इवेंचुअली जब ये एन इन्फिनिटी हो जाएगा, उसको हम एटला में करके देख तो नहीं सकते, लेकिन हम एक इंट्यूटिव रिजल्ट ज़रूर अखज़ कर सकते हैं। वो ये कि जब यहाँ पे हमारा एन, कैपिटल एन इन्फिनिटी हो जाएगा, विच इज़ बेसिकली द केस फॉर ए पीरियोडिक सिग्नल्स, तो हमारा ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाएगा। आप उसमें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी या कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, ये एक कंटिन्यूस सिग्नल बन जाएगा। तो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल के थ्रू ये देखा कि हमारे पास जब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पीरियोडिक होते हैं, ठीक है, जब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पीरियोडिक होते हैं तो उनका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल होता है ना, इट इज़ डिस्क्रीट, ठीक है। लेकिन अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स ए पीरियोडिक हो जाएं तो उनका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल होता है ना, दैट बिकम्स कंटिन्यूस, ठीक हो गया। लेकिन स्टिल जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल होता है ना, स्टिल इट हैज़ अ प्रिंसिपल रेंज दैट इज़ ऑफ द विड्थ 2 पाई। बेशक हम उसको 0 से 2 पाई कंसिडर करें या माइनस पाई से पाई कंसिडर करें, हम प्रेफर करते हैं माइनस पाई से पाई कंसिडर करना। इसी क्या वजह, ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में डिटेल में देखा था। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पर जो जो नतीजा निकाला है ना कि सिग्नल को का टाइम पीरियड हम जब इन्फिनिटी करते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसी नतीजे को लेकर अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक ए पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा प्लॉट में करके भी देखेंगे कि हम लोगों ने सिग्नल की क्या शक्ल थी और किस शक्ल तक हम पहुँचे, और उसी क्वेश्चन की टर्म्स में भी देखेंगे। तो हमारे पास ओरिजिनली कुछ इस तरह की पीरियोडिक शक्ल और सूरत थी सिग्नल की, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं XPN, यानी कि P फॉर पीरियोडिसिटी। अच्छा, और इस तरह का जो पीरियोडिक सिग्नल है उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम जो एनालिसिस इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज गिवन एज दिस इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोगों ने किया यूं कि इसका n इंक्रीज किया, ठीक है। जब हम लोगों ने n इंक्रीज किया तो जो ये सिग्नल है ये कुछ चेंज होके इस तरह का सिग्नल बन गया, मतलब इंक्रीज करके हम इन्फिनिटी तक ले गए। हमें इसको जब हम देखेंगे मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो बेसिकली यही सिर्फ सिग्नल नज़र आएगा। बीच में ये कुछ ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करेगा या नॉन ज़ीरो होगा, उसके अलावा ये ज़ीरो होगा, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं एक्स एन का, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस पीरियोडिक सिग्नल। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका जो एन है दैट हैज़ सम फिनिट वैल्यू, और लेकिन एक्स ऑफ एन का जो एन है दैट इज़ इन्फिनिट। अच्छा, अब मैथमेटिकली यहाँ पे क्या चेंज आया है, अगर मैं लिमिट्स में देखूँ तो वो अब बेसिकली वेरी कर रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और एक्स पी एन हैज़ नाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड टू एक्स ऑफ एन, और यहाँ पर इसको हम स्टिल इस तरह से लिखेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट जो चेंज इसमें हम लोगों ने करना है वो ये कि चूँकि कैपिटल N अब टेक्निकली एक इन्फिनिट वैल्यू है, मतलब इस वेरिएबल की जो वैल्यू है, तो इक्वेशन में इस तरह से लिख देने से तो वो पूरी इक्वेशन को ज़ीरो कर देगा। तो हमें को थोड़ा-सा मीनिंगफुल ट्रीट करना है इसको, तो इस n को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? और जो रेस्ट ऑफ द इक्वेशन है उसमें ये होता है कि अब ये जो k बाय n है ना, ठीक है? ये हम लोगों ने भी देखा कि सिग्नल चूँकि जब टाइम डोमेन में हम ये इस तरह की वेरिएशन लाते हैं, तो अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हमें नहीं मिलते, तो मतलब k या n की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं रहती। अब हमें एक कंटिन्यूअस वेरिएबल मिलेगा फ्रीक्वेंसी में, एंड वी कॉल दैट वेरिएबल f, ठीक है? तो k बाय n की जगह हम f लिखते हैं। अच्छा, अब ये एन सी के क्या चीज़ है? एन सी के बेसिकली ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलता है ना हमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहीं पे प्लॉट, हाँ जी, ये प्लॉट भी किया था इसको, ठीक है? तो ये मतलब एन सी के इज नाउ बेसिकली दिस एनवेलप, ठीक है? कि सिग्नल में ये एनवेलप में या इसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस किस तरह से आ रही हैं, ठीक है? तो उसका नाम फिर हम n मल्टीप्लाइड बाय सी के की बजाय उसको एक और रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। उसकी 2-3 रिप्रेजेंटेशंस मुख्तलिफ किताबों में है, लेकिन जो प्रॉकेस की बुक में फॉलो हुई हुई है ना, दैट इज़ एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है? और इसको हम फिर 2 पाई एफ को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ये जो पीरियोडिक सिग्नल था ना, इसके डी टी एफ एस इक्वेशन से शुरू किया, और इसमें हम कुछ चेंजेस लाते गए। मतलब हेयर चेंज तो हम लोग एक ही लेकर आए थे कि हम लोगों ने इसका जो पीरियड है वो कर दिया था इन्फिनिट, और उसकी वजह से इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आई थी, और इवेंचुअली हमारे पास ये एनालिसिस इक्वेशन डी टी एफ टी की डिराइव हुई है, ठीक है? डी टी एफ टी एनालिसिस इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ से आगे हम लोगों ने करना यूँ है कि अच्छा, डी टी एफ टी अब हमें थोड़ा सा पता है कि इट कंप्यूट्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन ये हम ऐसे टाइम डोमेन सिग्नल्स पे लगाते हैं जो कि विच आर एपीरियोडिक, ठीक हो गया? तो डी टी एफ एस और डी टी एफ टी में डिफरेंस आपको ज़रूर पता होना चाहिए। डी टी एफ एस लगाने के बाद जो कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं, दे गिव अस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, दे आर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, एंड सी के इज द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ दोज कंपोनेंट्स, ठीक है? वेयर एज एक्स ऑफ ओमेगा इज बेसिकली डी टी एफ टी एक्सप्रेशन, और ये एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन होता है। तो ये थोड़ी सी बातें ज़रूर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम इसी एक्सप्रेशन को ज़रा इस्तेमाल करते हुए ना यहाँ पर डी टी एफ टी की सिंथेसिस इक्वेशन भी निकालना चाहेंगे, ताकि हमारे पास ये जो डी टी एफ टी का पूरा सेट है ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा, उसके लिए हम करते यूँ हैं, सिंथेसिस इक्वेशन निकालने के लिए कोई स्टार्ट फ्रॉम द एनालिसिस इक्वेशन which is given by this, ये वो ऑलरेडी लिखी हुई भी है ऊपर, ठीक है? दिस इज द एनालिसिस इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद हम करते क्या है कि एक एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो हम लोगों ने इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ई रेज़ टू पावर, अच्छा माइनस की जरूरत नहीं है इधर, ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा एम, ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने करना है कि इक्वेशन के दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल डी ओमेगा, ठीक है?
और इसके बाद थोड़ा सा हम डी जो समेशन और इंटीग्रेशन की पोजीशन या ओरिएंटेशन है, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। वो इस तरह से कि समेशन का साइन हम बाय लिखेंगे, बिकॉज समेशन को जो वेरिएबल होल्ड कर रहे हैं ना एन, वो ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ एन इस तरह से, और यहाँ पर हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन, और इधर हम लिख सकते हैं ई रेज़ टू आर जे ओमेगा एम माइनस एन डी ओमेगा। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा ना हमें इस पॉइंट से ऑनवर्ड समझने की ज़रूरत है। अगेन, अगर आपने वो DTFS वाला जो ट्यूटोरियल वीडियो है, अगर आपने वो देखी हुई है, तो उसको देख के आपको याद थोड़ा सा आ जाएगा कि हम जब ऑर्थोगोनल सिग्नल्स की बात करते हैं ना, और अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन लिख दूँ फिर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ऑर्थोगोनल सिग्नल्स का मतलब ये है, ये हम एक ऐसा टाइम पीरियड लें जिसमें जो दो ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं ना, उनके कंप्लीट साइकिल्स कवर होते हों, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर हम दो ऑर्थोगोनल सिग्नल्स ले रहे हैं, कॉस ओमेगा 1n और दूसरा ऑर्थोगोनल सिग्नल है साइन ओमेगा 2n, ठीक है। तो हम जो टाइम डोमेन या जो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन जिसमें हम ले रहे हैं, तो उसमें उनके उनके कंप्लीट साइकिल्स जो हैं वो कवर होते हैं। अच्छा, करना है कि दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर तो हमारे पास m इक्वल टू n होगा, ठीक है, तब तो ये हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। लेकिन अगर m और n बराबर m और n बराबर नहीं होंगे, इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये हमें ज़ीरो का रिजल्ट देगी। अच्छा, अब इस रिजल्ट को हम लोगों ने अप्लाई करना है इधर। हम लोगों ने किया यूँ कि यह हमारे पास जो समेशन थी, ये मूव कर रही थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो n की यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, हमारे हमारे पास ये रिजल्ट बेसिकली ज़ीरो आता जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पर ज़ीरो ही रहेगा। लेकिन वाइल वेरिएशन वाइल वेरिंग n, जब n की वैल्यू m के बराबर हो जाएगी, तब हमारे पास ये यहाँ पे मतलब ये जो रिजल्ट है ना, ये वाला, दिस थिंग वुड बिकम इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, जो हमें जहाँ हमें यहाँ पे लिखा भी नजर आ रहा है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। अच्छा, तो जब n की वैल्यू m के बराबर होगी, तो दिस थिंग वुड गिव अस 2 पाई। तो यहाँ पर हम अब ज़रा कंप्लीट इक्वेशन लिखते हैं। अब समेशन की तो जाहिर सी बात है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समेशन में तो हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी करके देख लिया था। सिर्फ जब n की वैल्यू m के बराबर हुई थी, तब हमारे पास नॉन ज़ीरो रिजल्ट आया था। तो समेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा जाएगा x ऑफ m, और यहाँ पे लिखा जाएगा 2 पाई, ठीक है। क्योंकि जब n की वैल्यू m हुई, मतलब हर जगह n की वैल्यू अब हम m फोर्स प्लग इन कर देंगे, और उस वक्त यहाँ पर जो है रिजल्ट 2 पाई के बराबर होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करें क्वेश्चन को, तो हम लिख सकते हैं x ऑफ m इक्वल्स टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई DTFT की सिंथेसिस इक्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमें ये बेसिकली जो जो हम लोगों ने डेरिवेशन से को देखी हैं, ये हमारे पास जो टॉपिक है ना, जिसको हम कर रहे हैं चैप्टर 4 में के अंदर, मतलब अभी तक की सारी चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। इसी में आके एक टॉपिक है या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच आई वुड लाइक टू टच है, दैट इज 4.2.4, and it is about convergence of Fourier transform.
अच्छा, कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है, या इस टॉपिक में बताया क्या है कि जो सिग्नल्स या सिस्टम्स यहाँ पर स्टेबल हों, फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ उन्हीं का कंप्यूट किया जा सकता है। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैन ओनली बी कंप्यूटेड फॉर स्टेबल सिग्नल्स और सिस्टम्स। सिग्नल्स की स्टेबिलिटी ये है कि वो एक ख़ास एम्पलीट्यूड को क्रॉस ना करें। ठीक है, मसलन हम एक ख़ास थ्रेशोल्ड सिग्नल का डिफाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज एम ऑफ एक्स। अगर हम लोगों ने सिग्नल को एक्स ऑफ एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो सिग्नल एज लॉन्ग एज एम ऑफ एक्स को एक्सीड ना करे, दैट वुड बी कॉल्ड एज स्टेबल सिग्नल। सिस्टम की स्टेबिलिटी के 3 क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, एक उसकी डिफरेंस इक्वेशन, या उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स, या फिर उसका ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और ROC। तो इन 3 क्राइटेरिया से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल अगर हमारे पास सिग्नल की स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है या सिस्टम स्टेबल है, तो सिर्फ ऐसे ही सिग्नल्स और सिस्टम्स के ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म लग सकता है, विच इज़ अनलाइक जी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और एक यहाँ पे अगला टॉपिक और है विच इज़ अबाउट एनर्जी स्पेक्ट्रम density of aperiodic signals। ठीक है, अच्छा, एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी ये कहती है कि हमारे पास सिग्नल की अगर टाइम डोमेन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो और हम उसकी एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो बेसिकली हम करते यूँ है कि हम हर सैंपल को स्क्वायर करते हैं, सारे स्क्वायर्ड सैंपल्स का सम लेते हैं, और वो बराबर होता है एनर्जी के। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास DTF इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम यूँ करते हैं कि वो जो DTF की एक्सप्रेशन हमारे पास अवेलेबल होता है, हम उसे करेंगे स्क्वायर। अब बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस सिग्नल या फंक्शन, तो हम उसे करेंगे इंटीग्रेट ओवर वन पीरियड वेयर इट इज़ डिस्टिंक्ट। फिर हम उसे करेंगे नॉर्मलाइज, एंड दैट वुड ऑल्सो गिव अस एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल। ठीक है, अच्छा, जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना बीच में, दैट इज कॉल्ड एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी। डेंसिटी इसलिए क्योंकि अब इसमें, एज यू नो या यू प्रोबेबली नो, कि इंडिविजुअली किसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है ना, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। दिस इज़ लाइक अ शाफ्ट जिसमें मतलब पूरी शाफ्ट लोड इटसेल्फ लगाती है, उसमें किसी एक पॉइंट के थ्रू कितना लोड लग रहा है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती। अच्छा, इसको ना हम ज़रा एक एग्जांपल से सॉल्व भी करके देख लेते हैं। एग्जांपल ये है हमारे पास कि we have a signal given as x of n is equal to this signal, और ये दरमियान का सैंपल है ना, दैट इज लोकेटेड एट n इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी अगर हमें एनर्जी निकालनी हो, तो टाइम डोमेन में हमारे पास मतलब फॉर्मूले शॉर्मूले लिख के हम इस तरह से इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हमने निकालनी है इसकी एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन या थ्रू फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्सप्रेशन, तो फिर हम इस तरह से करते हैं कि पहले तो हमें अब इसका DTFT चाहिए, विच वुड बी computed as this। ठीक है, सिग्नल सिर्फ 3 जगह पर एग्जिस्ट करता है, 3 टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 j ओमेगा प्लस 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा। ठीक है, और उसको हम फिर लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos ओमेगा। अच्छा, जो एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने पिछली ट्रांसपेरेंसी पे देखा था, दैट वाज
समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब आप लोगों ने करना यूँ है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, दिस इज सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 3 टर्म्स आपके पास आएंगी, आपने उनको अलग अलग इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -पाई टू पाई। ठीक है, और ओवरऑल बाहर 1/2 पाई लिखा जाएगा, और दिस शुड बी इक्वल टू 3 जूल्स। मतलब ये आपने कंप्यूट खुद करके देखना है। अच्छा, और हमारे पास इसी टॉपिक में यानी कि 4.2 में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है आगे, तो उसको भी यहाँ पे टच करना फिर ज़रूरी है। अच्छा, वो जो टॉपिक है ना, उसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जी ट्रांसफॉर्म एंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जी ट्रांसफॉर्म अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो उसको हम डिफाइन करते थे इस तरह से। ठीक है, अच्छा, और ये भी बात हम लोगों ने बहुत दफ़ा की थी कि z जो इटसेल्फ है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और अगर हम z को रिप्रेजेंट करना चाहें फेजर फॉर्म में या पोलर फॉर्म में, तो z को हम लिख सकते हैं इस तरह से। नाउ यू नो वेरी वेल कि इसमें आर और ओमेगा क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, इस जी को ज़रा प्लग इन करेंगे हम इधर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ जी सच दैट जी इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर जे ओमेगा। इट इज गिवन एज एक्स ऑफ एन, और यहाँ पे आ गया आर ई रेज टू पावर जे ओमेगा की पावर -n। ठीक है, अच्छा, और इसको हम लिख सकते हैं और ई रेज टू पावर -j ओमेगा n। अच्छा, अब ज़रा हम यहाँ पे कंपेयर करें, अगर इस एक्सप्रेशन को, ये जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है डी टी एफ टी एक्सप्रेशन के साथ, मसलन इस एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, ये डी टी एफ टी का एक्सप्रेशन मैंने किसी ट्रांसपेरेंसी पे लिखा था, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है अपार्ट फ्रॉम दिस आर थिंग। ठीक है, और अगर आर हमारे पास 1 के बराबर हो, ठीक है, इफ आर बिकम्स 1, तो हमारे पास जो एक्स ऑफ एन का z ट्रांसफॉर्म है, दैट इज बेसिकली या एग्जैक्टली इक्वल टू एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, गिवन दैट कि हम z को उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है उसमें उसमें लिखें या उसमें रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अच्छा, अब ये बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले मैं ज़रा इस बात को थोड़ा सॉरी एक्सप्लेन कर दूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो मैंने आर के इर्द गिर्द मॉड डाला ना, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ यूनिट सर्कल की। उस यूनिट सर्कल के ऊपर किसी भी वैल्यू के ऊपर, मतलब ओमेगा की कोई भी वैल्यू हो लेकिन आर इटसेल्फ 1 हो, तो जी ट्रांसफॉर्म वुड बी इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ी सी वो जो बात हम लोगों ने की थी ना पहले, कि सिर्फ स्टेबल सिग्नल्स के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करता है, वो भी थोड़ा सा वेरीफाई होता है इन द सेंस कि अगर किसी सिग्नल के आरओसी में यूनिट सर्कल होगा, वो सिग्नल तभी स्टेबल होता है, सिग्नल या सिस्टम। हम लोगों ने ये बात पहले पढ़ी थी कि आरओसी के थ्रू भी हम सिग्नल या सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे पता चलता है कि सिग्नल या सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, कि उसके आरओसी में यूनिट सर्कल है कि नहीं। तो अगर बिलफर्ज कि किसी जी ट्रांसफॉर्म के आरओसी में अगर यूनिट सर्कल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है, इसके दो मतलब है बेसिकली। पहला मतलब ये है कि वो सिग्नल स्टेबल नहीं है, और दूसरा मतलब ये है कि उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट नहीं किया जा सकता,
क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म और जी ट्रांसफॉर्म सिर्फ तब बराबर होते हैं अगर हम लोगों ने मतलब आर को 1 जब रखें। तो इस सिग्नल के आर ओ सी में तो अगर यूनिट सर्कल शामिल ही नहीं है, इसका मतलब है कि उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट ही नहीं किया जा सकता, या दूसरे लफ्ज़ों में कि वो सिग्नल अनस्टेबल है। तो ये दोनों बातें जो हैं वो मतलब बेसिकली जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, उस चीज़ को सपोर्ट करता है ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, और इसी को लेकर मैं अगर आगे चलूँ तो मैं अब एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि अगर मेरे पास किसी सिस्टम का एच ऑफ एन गिवन है, यू नो दैट एच ऑफ एन इज़ बेसिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है? और जी ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन लगा के मैंने इसका एच ऑफ जी निकाल लिया, और अज्यूम करते हैं कि इसका एच ऑफ जी कुछ इस तरह से आया है, जी माइनस वन जी स्क्वायर माइनस टू जी प्लस वन। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एच ओ ज़ी कुछ इस तरह से आया है। अब एच ओ ज़ी आपको पता है कि ये हम इसको कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है? अब अगर मुझे एच ऑफ इसका डी टी एफ टी एक्सप्रेशन निकालना है, डी टी एफ टी एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं एच ओमेगा, ठीक है? और इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है? तो एक चीज़ हम लोगों ने मतलब अपनी इंफॉर्मेशन में और ऐड कर ली कि जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है वो तो है एच ऑफ जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वो एच ऑफ ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का बेसिकली मतलब ये है कि हम अब मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर सिस्टम का रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं। एच ऑफ जी तो किसी भी तरह के सिग्नल पे, पीरियोडिक हो एपीरियोडिक हो, इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम एच ऑफ ओमेगा की बात करते हैं तो हम यहाँ पर बेसिकली ये बात करना चाह रहे होते हैं कि किस तरह की इनपुट पे फ्रीक्वेंसीज दी जाएँ तो उनका रिस्पॉन्स किस तरह का होगा। अच्छा, ओके, अब मैं इससे पहले बता ये रही थी कि ये मेरे पास अगर एच ऑफ ज़ी फ़ॉर्मूला लगा के आ गया, और अगर मुझे एच ऑफ ओमेगा भी निकालना है, तो अब मुझे उसके लिए अलग से डीटीएफटी का फ़ॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस एक्सप्रेशन को भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल इस तरह से होगा कि अब ज़ी की जगह लिखा जाएगा ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा। आर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आर 1 है। एच ऑफ ज़ी एंड एच ऑफ ओमेगा आर इक्वल एट आर इक्वल्स टू 1, ठीक है? यहाँ पे लिखा जाएगा ऐसे, यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 मल्टीप्लाई बाई ईस्ट पावर जे ओमेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है? तो अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन का एक्सप्रेशन अवेलेबल हो तो उसको देखकर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं। अगर जी की पावर कहीं पे -1 है तो उसको हम ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा इस तरह से लिखेंगे। तो हमने चैप्टर 5 में ये बहुत इस तरह से करना है कि ट्रांसफर फंक्शन और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के एक्सप्रेशंस में ना हम बहुत दफ़ा आगे पीछे जाएंगे। तो यू शुड नो दिस वेरी क्लियरली कि ट्रांसफर फंक्शन अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे लिखा जाता है, या फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर अवेलेबल हो तो ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद इसमें एक छोटी सी बात और है कि दो सब टॉपिक्स हैं, 4.2.7 एंड 4.2.8। दीज टू टॉपिक्स या सब टॉपिक्स आर एक्सक्लूडेड। प्लीज़ इनको मत पढ़ना, ठीक है? मतलब दिल किया तो पढ़ लेना, लेकिन दैट वुड नॉट बी वेरी बेनिफिशियल। अच्छा जी, उसके बाद दो टॉपिक्स और हैं, 4.2.9 एंड 10। ये बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनमें कवर हुए हैं। मसलन बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट इसमें बताया हुआ है, उसको आपने बहुत दफ़ा मुख्तलिफ तरह के सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा कि 3 dB बैंडविड्थ क्या होती है वगैरह वगैरह, ठीक है? टाइम हो तो उसको पढ़ लेना। और जो ये टॉपिक है इसमें थोड़ा सा ये बताया हुआ है कि अगर हमारे पास सिग्नल टाइम डोमेन में कंटिन्यूस हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा होता है, टाइम डोमेन में पीरियोडिक हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा होता है। उसको हमने मोर और लेस जो है ना कई जगह पर अलग अलग, मसलन आज ही हम लोगों ने एक जगह पे इसको देखा था कि पीरियोडिसिटी हो टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, एंड वाइस वर्सा। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ना, ये बेसिकली पुराने कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन है इसमें, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने शुरू करना है जो टॉपिक, दैट इज़ 4.4, एंड इट इज़ अबाउट
प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो उसको थोड़ा देखते हैं। दैट इज अबाउट सिमेट्री प्रॉपर्टी फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, इसमें मैथ थोड़ा सा इन्वॉल्व है, टॉपिक मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकली हमें इसको देखना पड़ता है। अच्छा, ये जो सिमेट्री प्रॉपर्टीज है ना, ये बेसिकली हमें अगर हमारे पास टाइम डोमेन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो ना, टाइम डोमेन में सिग्नल की कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो थोड़ा सा हेल्प आउट करती हैं ये डिटर्मिन करने में कि फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल की इक्वेशंस कैसे लिखी जाएंगी। अच्छा, अब इसमें बात ये है कि जहाँ पर जो DTFT का एक्सप्रेशन होता है ना, या जो टाइम डोमेन सिग्नल की इंफॉर्मेशन होती है, उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। This is basically the DTFT expression available with us, or we should be able to determine um, if it is complex, which is basically this is complex, and why this is complex ये मैं आपको बताती हूँ। उसका रियल पार्ट, उसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये तो वो वाला फॉर्म होगी ना अगर हमने इसको x प्लस जे वाई की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और उसके अलावा फिर हमें उसका मैग्नीट्यूड और उसका फेज, ये सब कंप्यूट करना आना चाहिए। अच्छा, तो अब एक्स ऑफ एन के बारे में अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, जैसे मसलन कि अगर एक्स ऑफ एन एक रियल सिग्नल है, या एक्स ऑफ एन रियल होने के साथ साथ सॉरी नॉट इमेजिन, इवन या ऑड है, तो फिर ये इनको इन चारों प्रॉपर्टीज़ को डिटर्मिन करना, इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटर्मिन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा, अब जो मैंने बात की कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि कॉम्प्लेक्स क्यों है। आपको पता है कि जो हमारे पास टाइम डोमेन जब सिग्नल होता है ना, तो उसमें बेसिकली हमारे वो एक इट्स लाइक अ वन डायमेंशनल ग्राफ, जिसमें टाइम के इंक्रीज या डिक्रीज होने के साथ हमें सिग्नल की कुछ एम्पलीट्यूड वैल्यूज प्लॉटेड मिलती हैं, और एंड दैट वन ग्राफ इज इनफ टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिग्नल। ठीक है, कि उसका कौन से टाइम इंस्टेंट के ऊपर क्या एम्पलीट्यूड है, और अगर हमारे पास कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर डेटा अवेलेबल हो, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी फेस वगैरह ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। अच्छा, जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं ना, वहाँ पे वी नीड टू हैव एटलीस्ट टू ग्राफ्स। ठीक है, एक उसका एम्पलीट्यूड, सॉरी उसका मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और उसका फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। जब हमारे पास ये दोनों ग्राफ्स या ये दोनों इन्फॉर्मेशन होती हैं ना, तो देन वी कैन से कि हमारे पास कंप्लीट फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन है, और अब हम इसकी मदद से मतलब टाइम डोमेन में जा सकते हैं, या कुछ और भी अगर हमने सिग्नल के बारे में डिटरमिन करना है, तो हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में रहते हुए ना थोड़ी सी ज़्यादा वी नीड मोर pieces of information as compared to the signal in time domain. Yes. अच्छा, एनीवेज, तो ये जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली इन चीज़ों के बारे में है कि अगर हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए ये जो वाले जो चार एक्सप्रेशंस हैं इनको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ना हम कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे जो कि मैंने हाँ यहाँ पे लिखे हैं। लेट मी शो यू, और फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास ये है, अगर DTFT का एक्सप्रेशन आपके पास अवेलेबल हो, तो ये सिंथेसिस इक्वेशन है, यानी कि हमें टाइम डोमेन सिग्नल बनाने में मदद मिलेगी। और ये DTFT का फॉरवर्ड एक्सप्रेशन है। फॉरवर्ड का मतलब ये है कि ये उसकी एनालिसिस इक्वेशन है। टाइम डोमेन अगर सिग्नल है तो एनालाइज हम कैसे करें, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। अच्छा, अब हम अज्यूम ये करेंगे कि हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल है और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल अगर वो कॉम्प्लेक्स हो, तो बिकॉज कॉम्प्लेक्स अज्यूम करना ज़्यादा जनरल होता है, क्योंकि अगर हम उसमें एक्स ऑफ आई या जो है उसको ज़ीरो कर दें, या इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो कर दें, तो वी कैन ऑलवेज गेट अ रियल सिग्नल आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिग्नल। ठीक है, अच्छा, तो एक्स ऑफ एन को अगर हम कॉम्प्लेक्स एज्यूम करें और एक्स ऑफ ओमेगा को कॉम्प्लेक्स एज्यूम करें, तो इस तरह से लिखा जा सकता है इनको। और ये हमारे पास है आइलर आइडेंटिटीज कि ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस जे ओमेगा, इनको हम किस तरह कॉस और साइन की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास ये 6 रिलेशनशिप्स बनते हैं,
और हम इन्हीं को ज़रा बार बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ से हम चलते हैं आगे और सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में जो हम लोगों ने पहली चीज़ देखनी है वो बल्कि उससे भी पहले हम लोगों ने करना यूँ है कि ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं ना, मतलब मैं करने भी यूँ लगी हूँ कि ये मेरे पास जो सिंथेसिस इक्वेशन है उसमें एक्स ओमेगा को मैं यहाँ से अच्छा ऊपर ये जो एक्स ओमेगा का एक्सप्रेशन है ये वाला, ये मैं इधर प्लग इन करूँगी और ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा एन में मैं ये वाला एक्सप्रेशन प्लग इन करूँगी। तो मेरे पास एक्स ऑफ एन क्या बनेगा? ठीक है, आप इसको ट्राई करना, आपका ये वाला एक्सप्रेशन निकलना चाहिए। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास थी सिंथेसिस इक्वेशन, इसमें एक्स ओमेगा की जगह मैंने ये इक्वेशन लिखी है और ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा एन की जगह मैंने ये वाली आइडेंटिटी लिखी है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स ऑफ एन इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अगला काम है मैं करने लगी हूँ एनालिसिस इक्वेशन के साथ। इसमें एक्स ऑफ एन की जगह मैं ये इक्वेशन लिखूंगी और ई रेज़्ड टू पावर माइनस जे ओमेगा एन की जगह मैं लिखूंगी कॉस ओमेगा एन माइनस जे साइन ओमेगा एन। तो मेरे पास जो डी टी एफ टी का एक्सप्रेशन बनेगा उसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से। ठीक है, और ये सारा कुछ जो है ये समेशन के साथ आएगा। ठीक है, ये थोड़े से हो गए हमारे पास जनरल एक्सप्रेशंस। इनसे हम लोगों ने शुरू किया था, ये दो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखे। आई होप कि मैथ्स टिल नाउ इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, अब हम अपनी पहली इजम्पशन देखने लगे हैं। ठीक है, पहली इजम्पशन या इंफॉर्मेशन ये है इसके, अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन रियल है तो अब हम डी टी एफ टी की इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। अब एक तो इस इंफॉर्मेशन के बाद जो स्ट्रेट अवे सब्सटीट्यूशन हम कर सकते हैं, दैट इज़ के एक्स आई ऑफ एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया, तो इसकी वजह से जो हमारा एक्स ऑफ ओमेगा का एक्सप्रेशन था, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, एस एक्स ओमेगा के एक्सप्रेशन में मैं हर जगह जहाँ पे एक्स ऑफ आई जहाँ जहाँ पे मुझे नज़र आएगा मैं वहाँ वहाँ पे ज़ीरो डालूंगी। ठीक है, तो उस वजह से एक्स ओमेगा क्या बन जाएगा, एक्स रियल एन भी लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एन भी इसको लिख सकते हैं। माइनस ओमेगा, ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया डी टी एफ टी का एक्सप्रेशन। ठीक है, और यहाँ से आगे अब हम लोगों ने इसको, इस एक्सप्रेशन को देखते हुए ये जो चार पार्ट्स हैं ना इनको लिखना है। तो रियल पार्ट लिखना इज़ वेरी इजी, वी कैन राइट इट इन दिस वे। ठीक है,
इमेजिनरी पार्ट भी हम लिख सकते हैं आसानी से। नहीं, अच्छा जे की तो ज़रूरत नहीं है इधर। ठीक हो गया, यहाँ पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ गए। अगर मैं लिखना चाहूँ इसका मैग्नीट्यूड, तो would be defined as something like this। ठीक है, और फाइनली इसका जो फेज होगा that can be written as tan inverse of imaginary part upon रियल पार्ट। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं जहाँ पे हम इन चारों पार्ट्स को कंप्यूट करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स ऑफ एन हमारे पास जब भी रियल हो, ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड प्लॉट कह लो आप, या मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन जो है, दैट इज ऑलवेज एन इवन सिग्नल। ठीक है, ओके, व्हेन एवर एक्स ऑफ एन इज रियल या इज अ रियल सिग्नल, तो हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड होता है या डी टी एफ टी का, दैट इज एन इवन सिग्नल। ठीक है, अब इस assumption की वजह, इस नॉट assumption, इस फैक्ट की वजह से हमें जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि बिकॉज हमारी जो प्रिंसिपल रेंज है दैट इज़ फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, तो अगर हम सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई तक डिटर्मिन कर लें कि इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसा होगा, तो हम उसी को रेप्लिकेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू माइनस पाई। और यही आसानी हमें फेस प्लॉट के लिए भी है कि जो एक्स ऑफ एन अगर रियल हो तो जो फेस प्लॉट होता है दैट इज़ एन ऑड सिग्नल। तो अगर हमारे पास फेज की इंफॉर्मेशन फ्रॉम 0 टू पाई हो, तो हम उसी इंफॉर्मेशन को माइनस साइन के साथ 0 टू माइनस पाई के लिए रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हम लोगों ने ज्यूम किया था ना कि एक्स ऑफ एन इज़ अ रियल सिग्नल, तो इसको हम अब, और फिर हम लोगों ने 4 इक्वेशंस निकाली, तो इसको हम अब इसी एग्जांपल भी एक देख लेते हैं। ठीक है, अज्यूम हमने किया कि ये हमारे पास एक्स ऑफ एन है। ठीक है, तो एक्स रियल, एक्स ओमेगा का जो रियल पार्ट है उसको हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, एक्स आर एन इंटू कॉस ओमेगा एन। मतलब उस मैं अगर उस एक्सप्रेशन को खोलूँ ना, तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और थोड़ी डिटेल से मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, ओके, मैंने आई मिस दिस थिंग, ये ओरिजिन है इसका। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन बेसिकली ऐसे ब्रेक डाउन हो सकता है। और मेरे पास आएगा कब, -1 की से माइनस कॉस 2 ओमेगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, +2 कॉस ओमेगा। ठीक है, और इसी तरह से जब आप कंप्यूट करोगे इसका इमेजिनरी पार्ट, तो दैट वुड बी गिवन एज 2 साइन ओमेगा प्लस साइन
टू ओमेगा, ठीक है। फ्रॉम दीज टू एक्सप्रेशंस सिंपली उसका जो है ना मैग्नीट्यूड पार्ट या उसका फेस पार्ट दैट कैन बी रिटन वेरी इजीली, ठीक है। मैग्नीट्यूड में तो है थोड़ा सा, आप क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो, लेकिन उसका जो फेज है उसमें तो सिंपल मतलब उसको तो आप सिंपली tan इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड टर्म है ना, वो थोड़ा सा ट्राई करना कि आप उसका क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अच्छा, अगली एग्जाम्पशन हमारी ये है, या एग्जाम्पशन तो नहीं हम कहेंगे, ये जो एक और इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर हमें सिग्नल के बारे में हो, मसलन हमें ये पता चले कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो कि सिग्नल रियल होने के साथ साथ इवन भी है, ठीक है। तो जो पुरानी सब्स्टिट्यूशन थी उसको तो हम रखेंगे कंटिन्यू, ठीक है। और लेकिन हम हमें थोड़ी सी आसानी और हो जाएगी, हमारे इंस्ट्रक्शन ज़रा मज़ीद आसान हो जाएंगे। मसलन DTFT का रियल पार्ट हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि एक्स ऑफ एन बिकॉज हमें पता है कि इवन सिग्नल है, cos ओमेगा एन इज ऑल्सो एन इवन सिग्नल, तो व्हेन दो टू इवन सिग्नल्स गेट मल्टीप्लाइड रिजल्ट इज ऑल्सो एन इवन सिग्नल। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है इमेजिनरी पार्ट की, जी, इमेजिनरी पार्ट का जो एक्सप्रेशन है ना वो हमारे पास होता है ये वाला। अब एक्स रियल हमें पता है कि जो हमारे टाइम डोमेन सिग्नल है दैट इज एन इवन सिग्नल। अब साइन ओमेगा एन इज एन ऑड सिग्नल। तो इवन सिग्नल की मल्टीप्लिकेशन जब ऑड सिग्नल से होती है तो रिजल्टेंट हमें एक ऑड सिग्नल मिलता है। अच्छा, अब इसकी मिसाल मैं इसे दूंगी कि ओके, इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल की मल्टीप्लिकेशन से हमें ऑड सिग्नल मिला और हमने उस ऑड सिग्नल को एड अप करना है। तो एक ऑड सिग्नल के हम जब सारे कंपोनेंट एड अप करते हैं तो क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये लेट सपोज के n इज इक्वल टू 0 है। तो ये अगर हमारे पास इस तरह का सिग्नल अगर है तो इसका ऑड पार्ट कैसा बनेगा, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि सिग्नल जो n ग्रेटर देन 0 के ऊपर है उसी को हमने माइनस के साइन के साथ रिपीट कर देना होता है। अच्छा, अब हम जब इस सारे सिग्नल को एड अप करते हैं तो आपको ये देख के पता चला कि हर पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सिर्फ जो एक ऐसा सैंपल है ना बीच में जिसका कोई मतलब पार्टनर नहीं है इन द सेंस कि उसका कोई उसके उसके नेगेटिव के साथ कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो वो वाला सैंपल है जो n इज इक्वल टू 0 पे है। तो हम जब एक ऑड सिग्नल के सारे सैंपल्स सम अप करें तो हमें बेसिकली वो सैंपल मिलता है जो कि 0 के ऊपर मौजूद है, क्योंकि बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रखते हुए जब हम इस सिग्नल को देखते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि बेसिकली हमें यहाँ पर भी क्योंकि ज़ीरो ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स ऑफ ज़ीरो वुड गेट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ज़ीरो और साइन ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एक ऐसा टाइम डोमेन का सिग्नल जो कि रियल हो और इवन हो, उसका हम जब DTFT कंप्यूट करें तो DTFT का रियल पार्ट इस तरह से निकाला जाता है और DTFT का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। अच्छा, अगेन या इसी को मैं कंटिन्यू करूँ तो अगर टाइम डोमेन का सिग्नल रियल और इवन हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट, ठीक है। और उसका जो फेज होता है ना दैट इज 5, ठीक है। अच्छा, अब पाई इसको इस तरह से लिखना ना मतलब थोड़ा सा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। क्यों? मैं अभी एग्जांपल करके आपको बताती हूँ आपको इंशाल्लाह
उसे समझ आ जाएगी। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर इस ट्रांसपेरेंसी में किया है ये है कि अब टाइम डोमेन सिग्नल की जो इन्फॉर्मेशन है कि वो सिग्नल रियल होने के साथ साथ इवन भी है, तो उसकी जो ये 4 तरह की इन्फॉर्मेशंस है ना, उसको ज़रा समराइज़ किया है। और अब हम एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं जो कि सिग्नल को इवन और रियल कंसिडर करती है। तो देखते हैं फिर कि उसमें ये चारों कंपोनेंट्स किस तरह से निकाले जा सकते हैं। अच्छा जी, एक्स ऑफ एन है हमारे पास -1 2 -3 2 और -1। ये है हमारे पास n इक्वल टू 0 पे, ये एक रियल और इवन सिग्नल है। इसका रियल पार्ट हम लोगों ने जब निकालना होगा तो एक्सप्रेशन हम लोगों ने ये लिख लिया था, डिराइव किया था कि ये लिखा जाएगा इस तरह। और जी जब आप इसमें वैल्यूज़ डालेंगे ना तो आपको मिलेगा ये एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंप्यूटर के देखना है कि हम इस एक्सप्रेशन तक कैसे पहुँचे। अच्छा, इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। अब हम लोगों ने इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो बेसिकली डिटर्मिन करना है और हम लोगों ने इसका प्लॉट करना सीखना है। अच्छा, अब इसको प्लॉट करने के लिए हमने करना यूँ है कि इस मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और चूंकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका साइज़ इसे कैप्स लॉक में लिख रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि टाइम डोमेन सिग्नल हमारे पास जब भी रियल होता है तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है दैट इज़ ऑलवेज एन इवन सिग्नल। टाइम डोमेन सिग्नल अगर रियल हो तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज एन इवन सिग्नल। तो हमें सिग्नल की इंफॉर्मेशन अगर 0 से लेकर पाई तक मिल जाए तो हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अच्छा, तो हम करने ये लगे हैं कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के लिए इस एक्सप्रेशन को मैं यूज़ करूँगी सच दैट कि मैंने ओमेगा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर एक्स आर ओमेगा को कंप्यूट करना है। ठीक है, और बिकॉज ये सिग्नल तो बेसिकली 0 से लेकर पाई तक कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कंटिन्यूस निकालना मेरे लिए मुश्किल है। तो अगर मैं कोई 5-6 फ्रिक्वेंसीज के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड एवेल्यूएट कर सकूं तो फिर उसको उन सारे डॉट्स को मैं जॉइन कर सकती हूँ। ठीक है, जो हमारा रेगुलर तरीका होता है। ओके, तो ओमेगा जब को अगर मैं 0 प्लग इन करूँ ना तो इट वुड गिव मी -1। ठीक है, व्हेन आई पुट एक थोड़ा सा सामने से तरीका लगता है कि इसको 6 से मैं डिवाइड करूँ तो पाई/5 के वक्फे से हम आगे जा सकते हैं। -0.382। ठीक है, अगला है 2 पाई/5 और इसमें -0.146। फिर 3 पाई/5 -2.618। 4 पाई/5 4 पाई/5 -6.854 और आगे आ जाएगा पाई। ठीक है, एंड दैट वुड गिव मी -9। अच्छा, अब इसको ज़रा प्लॉट करके देखते हैं। ओके, ये 0, ये पाई/5 और बाकी वैल्यूज़। अब 0 के ऊपर मुझे मैं यहाँ पे इसको 1 ले रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको इंस्टेड ऑफ -1 1 क्यों लिया है। ठीक है, 1, ये 0.382, ये 0 पॉइंट, अच्छा ये थोड़ा सा और नीचे इसको मैं बहुत परफेक्टली स्केल के मुताबिक नहीं बना सकती लेकिन आई विल ट्राई। ये 0.1,
ये तकरीबन 2.618, ये 6.85 और ये कुछ 9 के बराबर आया। तो मेरे पास ये जो है ना, इनको जॉइन करने से कोई इस तरह की इसकी शक्ल सूरत जो है ना वो बनेगी। ठीक है, और ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम लोगों ने अब ये चीज़ देखनी है कि मैंने यहाँ पर ओमेगा और एक्स आर ओमेगा की वैल्यूज़ लिखी, लेकिन जो कि सारी नेगेटिव आई थी, तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव प्लॉट क्यों बनाया है। अच्छा, अब उसकी वजह ये है कि ये जो सारी मैंने वैल्यूज़ मतलब ओमेगा की वैल्यूज़ प्लग इन की जब इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में मैं ओमेगा डालती गई और यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ निकाली, तो ये सारे एम्पलीट्यूड्स हैं, जबकि ये जो प्लॉट है ना, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है। अच्छा, अब मैंने इसको मॉड लेकर मैग्नीट्यूड को तो प्लॉट कर लिया, लेकिन ये जो माइनस का साइन है, अब ये कहाँ पर जाएगा या कैसे कंपनसेट होगा। अब ये कंपनसेट इस तरह से होता है कि लेट सपोज मेरे पास एक्स 2 पाई/5 जो है वो गिवन है -0.146। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकती हूँ 0.146 ई रेज़्ड टू पावर जे पाई, क्योंकि ई रेज़्ड टू पावर जे पाई बेसिकली लिखा जा सकता है कॉस पाई प्लस जे इंटू साइन पाई। ठीक है, आयलर आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो साइन पाई 0 हो जाएगा और कॉस पाई वुड बी इक्वल टू -1, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल इसकी तरह का बन जाएगा। अच्छा, अब ये वाले जो सारे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स हैं ना, उनको तो मिला के हम लोगों ने ये वाला प्लॉट बना लिया। अब ये जो फेज़ है ना, इसको हम फेज़ कह सकते हैं, इनको इससे हम बनाएंगे फेज़ प्लॉट। और ये जो मैंने यहाँ पर एक इसकी ट्रांसपेरेंसी में इस चीज़ का जिक्र किया था कि फाइंड इट आउट, ओके, ये वाली ट्रांसपेरेंसी थी कि हमारे पास जब टाइम डोमेन का सिग्नल रियल और इवन हो तो उसका फेस प्लॉट इज इक्वल टू पाई। अब ये होता कैसे, इसको हम यहाँ पे देखने लगे हैं कि अगर मैं यहाँ पर फेस को प्लॉट करूँ तो 0 से लेकर पाई तक मुझे ये पाई मिलेगा। ठीक है, और 0 से लेकर -पाई तक दैट वुड बी इक्वल टू -पाई। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया मैग्नीट्यूड प्लॉट और ये मेरे पास आ गया फेस प्लॉट। तो मैंने आपसे जो कहा था ना कि ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, दिस इज बिकॉज इसमें मतलब मैं ये जिक्र नहीं है कि जो पाए है ये 0 से लेकर पाए तक मुझे मिलेगा और 0 से लेकर -पाई तक अगर मैं जाऊँ तो दैट विल बी इक्वल टू -पाई। अच्छा, ओके, अब अगर मेरे पास सिग्नल रियल और इवन हो तो उसकी जो 4 तरह की इन्फॉर्मेशन हैं, यानी कि उसके डीटीएफटी का रियल पार्ट, डीटीएफटी का इमेजिनरी पार्ट, फिर इसके अलावा मैग्नीट्यूड और फेस प्लॉट, ये 4 तरह की इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी आ गई हैं। अच्छा, जो उसके बाद नेक्स्ट 2 assumptions ये सब हो सकती हैं ना पॉसिबिलिटी सिग्नल के लिए, वो ये है कि सिग्नल टाइम डोमेन का अच्छा, इवन तो हम कर चुके हैं। टाइम डोमेन का सिग्नल रियल हो और ऑड हो। ठीक है, और उसके अलावा आखिरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिग्नल इमेजिनरी हो। ठीक है, फिर इमेजिनरी के साथ भी वो इवन ऑड के जो कॉम्बिनेशन है वो बनते हैं। तो ये दोनों जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ है ना, ये आप प्लीज़ ट्राई करना। और इसका इसका मैथ्स इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, सिर्फ आपने देख देख के सब्स्टिट्यूशंस करनी है और आप लोगों ने फार्मूलाज निकालने हैं, वो आपके पास गिवन भी हैं, तो गिव इट अ ट्राई प्लीज़। और ताकि हमारे पास जो अगला लेक्चर है ना उसमें हम फिर सिमेट्री प्रॉपर्टी से जो आगे की प्रॉपर्टीज़ है ना उनको करें और चैप्टर को ख़त्म करें। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ नहीं आई इस चीज़ में, इस लेक्चर में, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।